जिसमें दिल्ली से भी हमारे साथ हैं, चंपारण से हैं, सभी का पूरा सबका हम स्वागत करते हैं। और सब लोग अब पूरे ईमानदारी के साथ हमारे साथ क्लास में अभी जुड़िए और क्लास एकदम ध्यान दीजिए कि भूगोल आज लगने लगे कि ज्योग्राफी बहुत बढ़िया हो गया। तो चलिए इसमें हम लोग ज्योग्राफी में आज हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना हम लोग चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जनरली यहाँ से प्रश्न उठते हैं और सभी लोग शुरुआत का हमारे साथ 10-15 मिनट पूरा ध्यान देंगे। फिर जब क्वेश्चन राउंड आएगा तो हम खुद आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कौन कितना अच्छा आंसर हमको दे पा रहे हैं। 2-3 आज प्राइस क्विज क्वेश्चन भी होगा जो हम खुद आपको मांगेंगे कौन सबसे पहले आंसर करते हैं, और जो सबसे पहले आंसर करेंगे उनको प्राइस भी मिलेगा। दिख रहा है कौन अच्छा करते हैं उनको एड्रेस के साथ कमेंट बॉक्स में वीडियो छोड़ने के बाद लिखना है। शुरुआत के जो 5 लड़के होंगे जिनका सही जवाब होगा अगले दिन उनका नाम मिलेंगे और उनको प्राइस भी मिलेगा। और सभी लोग देख पाएंगे उसमें कोई तरह की धांधली नहीं होगी, हमारे अनुसार से नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर छोड़ना है, लास्ट में हम पढ़ा करके क्वेश्चन देंगे। पूरा ध्यान से सुन लीजिए और लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको देंगे। दोनों क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है अपना एड्रेस के साथ जिनको लगता है कि सही किया है। शुरुआत का 5 स्टूडेंट जो एकदम सही आंसर देंगे उनको प्राइस का अनाउंसमेंट होगा और हमारे ओर से कुछ गिफ्ट मिलेगा उनको। चलिए अभी वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि खूब ईमानदारी से 10 मिनट का आराम से क्लास खूब सुनी, फिर क्वेश्चन बनाइए, फिर पहला लेयर के क्वेश्चन के बाद दूसरा लेयर पर चढ़ेंगे और तब फिर प्राइस क्वेश्चन के साथ आपका इधर का स्टेप हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पृथ्वी के आसपास जो वायु का एक लेयर है उसको वायुमंडल कहते हैं। इसमें वायु के साथ साथ धूल जलवाष्प सभी शामिल। वायु के सभी गैस के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पिछले क्लास में हम सुन चुके हैं। आज हम लोग देखें वायुमंडल की संरचना को विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने भिन्न ढंग से इसको परिभाषित किया। कुछ लोगों ने रासायनिक संरचना के आधार पर सिर्फ 2 भागों में बांटा है कि हमारे पृथ्वी पर गैस 2 मंडल में है, एक सममंडल और एक विषममंडल। सममंडल में ही ज्यादातर है, ये 90 किलोमीटर तक मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये जो स्ट्रक्चर है उसको सममंडल का, और 90 किलोमीटर के बाद जो हवा है उसको विषममंडल का। लेकिन कुछ जो भूगोलवेत्ता है ये बहुत ज्यादा इसको मान्यता नहीं दिए और ताप और घनत्व के आधार पर वायुमंडल की संरचना को विभिन्न अलग अलग 5 परतों में उसको डिवाइड किए। कुछ जगह आपको मिलेगा कि लगभग 20,000 किलोमीटर तक गैस है, कुछ जगह मिलेगा 28,000 किलोमीटर तक गैस है। ये किलोमीटर में कुछ नहीं रखा। आप ही अपने घर का 10 किताब अच्छे राइटर का भी पढ़ोगे फिर भी किसी में मिलेगा कि क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर, किसी में मिलेगा क्षोभ मंडल 16 किलोमीटर, किसी में क्षोभ मंडल 18 भी मिल सकता है। कारण क्षोभ मंडल कोई छत ढाला हुआ नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक उसको फीता लगा करके नाप लें और कहें कि लीजिए इतना हो गया। ये गैस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर पृथ्वी पर ज्यादा गर्मी होगी तो ये लेयर और फैलेगा, ठंड होंगे तो ये लेयर नीचे भी आएगा और इसीलिए विभिन्न किताबों में विभिन्नताएं पाई जाती है। आपको इससे कोई परेशान नहीं होना है क्योंकि शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें पूछता है कि क्षोभ मंडल की अंतिम ऊंचाई कितना है और एकदम क्लोज आंसर 16-18 करता है कि बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाए। ऐसा किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन किसी ने नहीं देखो। यानी मुख्य रूप से किलोमीटर के डाटा में बहुत चक्कर में नहीं फंसना है। इसके कंसेप्ट और थ्योरी को आप हम लोग को मुख्य सीखना है और उसी पर हम लोग को ध्यान देना है। तो आप सभी को अभी ध्यान देना है जो हम समझाने जा रहे हैं। हमने वायुमंडल को किस प्रकार से उसके टेम्परेचर के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर हम विभिन्न लेयर में उसको डिफाइन करते हैं, उन लेयरों में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उन प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब आपसे क्वेश्चन की प्रक्रिया अभी हम प्रारंभ करें। लेकिन शुरुआत हम चाहते हैं हमारे साथ खूब बढ़िया से आप इसको सीखिए, खूब ध्यान दीजिए और तब इसके प्रश्न को बनाएं। तो इसमें अभी हम देखें पृथ्वी पे अगर हम चले तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि 2-3 स्टेप ले लेते हैं। सबसे नीचे वाले जो फेज आप देख रहे हो मान के चलो लगभग 16 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर तक। ये इसके बाद हम लोग चलेंगे 50 किलोमीटर तक, फिर इसके बाद हम लोग बहुत छोटा लेयर चलेंगे 80 किलोमीटर तक, फिर हम लोग चलेंगे 640 किलोमीटर तक और फिर इसके ऊपर की बात होगी। तो यहाँ पे आपको पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लड़के एक नाम याद कर लीजिए अभी के क्लास। नाम याद करने के बाद इसके गुण चले, यानी कुछ गैस हल्के हैं, कुछ गैस भारी है, हल्के गैस ऊपर होंगे, भारी गैस नीचे होंगे और इससे गैसों की डेंसिटी में विभिन्नताएं होंगी। यहाँ सूर्य के उष्मा आने से इन सभी के टेम्परेचर में भी विभिन्नताएं होती है और टेम्परेचर और डेंसिटी के आधार पर हम लोग एक पहला नंबर कहते हैं कि एक मंडल है, एक दूसरा नंबर मंडल है, तीसरा नंबर मंडल है, चौथा नंबर मंडल है और 5वां नंबर मंडल है। हम लोग 5 लेयर में गैसों को बांटते हैं और 5 का 5 लेयर सभी लोग को एकदम क्लियर करना है। पहला जो मंडल आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं, ये नाम है क्षोभ मंडल। बात ध्यान देंगे, इस मंडल को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल जो देख रहे हैं इसी का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल के बाद तीसरा नंबर जो देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं मध्य मंडल, ये मध्य मंडल है। और चौथा नंबर जो देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं आयन मंडल और 5वां नंबर जो देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। तो अभी हम कोशिश करेंगे आप सभी को इसमें पूरा नाम एकदम याद हो जाए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और जो है बाह्य मंडल, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। कई बार इसका नाम इंग्लिश में भी आपसे पूछे जाते हैं और इसीलिए इंग्लिश नाम भी आपको एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। इंग्लिश में आप सभी लोग जानते हैं क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल का नाम ट्रोपोस्फेयर है। समताप मंडल का नाम हम लोग देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। इसके बाद मध्य मंडल को हम लोग मेसोस्फेयर कहते हैं। फिर हम लोग देखें आयन मंडल को आइनोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद देखें बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो सबसे पहले सब लोग को नाम एकदम हिंदी और इंग्लिश में एकदम याद होना चाहिए और सब लोग एकदम ध्यान दीजिए कि दोनों में आपको नाम एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से नाम सुनेंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल का सबसे बाह्य परत कौन सा है, बाह्य मंडल कौन है, तो नाम वायुमंडल या किसी को इंग्लिश में देवनागरी में ट्रांसलेट करेगा तो एक्सोस्फेयर हो जाएगा। वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं, हिंदी में क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो कई लोग ध्यान दीजिए जिनको याद नहीं होता है वो छोटी सी बात दिमाग में सेट रखिए, हिंदी में याद हो जाएगा। ये पृथ्वी है और आपको ध्यान रखना है कि पक्षी सताओ मत, पक्षी सताओ मत, आओ बचाए। आपको दिमाग में सेट रखना है पक्षी सताओ मत, आओ बचाए। ये पक्षी में पैसे पृथ्वी है, 6 से क्षोभ मंडल। पक्षी में पहला नंबर ध्यान रखेंगे पृथ्वी, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। सताओ से ध्यान रखेंगे समताप मंडल, मत से ध्यान रखेंगे मध्य मंडल, आ से ध्यान रखेंगे आयन मंडल और बचाए से ध्यान रखेंगे बसे वायु मंडल। पक्षी सताओ मत, आए बचाए। पृथ्वी क्षोभ मंडल की पहला नंबर है, समताप मंडल दूसरा नंबर है, मध्य मंडल तीसरा नंबर है, आयन मंडल चौथा नंबर है, बाह्य मंडल 5वां नंबर है। जो लोग को ट्रिक्स देखो, हर चीज में ट्रिक्स के हम सपोर्टर नहीं, हर चीज में गीत गाना और ट्रिक्स कितना याद करोगे उतना गीत गाना और ट्रिक्स 2-3 जगह लोगे तब याद होगा और फिर भी परीक्षा में काम नहीं देगा। इसलिए दिमागों में उसको बैठाने का शॉर्टकट
टेक्नोलॉजी दिमाग में सेट रखी। अब आपको दिमाग में इसमें बैठाना है कि पक्षी सदाओ मत आओ बचाएं, ये ट्रिक्स था। लेकिन फिर आप ध्यान दीजिए, हम लोग को 5 मंडल दिया हुआ है, 5 में 2 ऊपर और 2 नीचे है। हम लोग देखें पृथ्वी था, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो दिमाग में सेट रखो, क्षोभ और समताप नीचे, आयन और बाह्य ऊपर, तो ठीक बीच में मध्य मंडल को देखिए। लाइन सबको एकदम याद हो जाएगा। सबसे नीचे क्षोभ, क्षोभ के बाद समताप, फिर कहना बीच में मध्य, और मध्य के बाद आयन और बाह्य मंडल होगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। नाम सभी लोग को एकदम क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम जो समझाने जा रहे हैं, इस गुण को एकदम ध्यान दीजिए और गुण एकदम क्लियर हम लोग करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी इसके गुण पर ध्यान दें और गुण एकदम क्लियर करते चले, गुण स्पष्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला काम आपको जो दिया है, इसके फिगर को हम और बढ़िया से बनाएं ताकि आपको एकदम याद होते चला जाए। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। जो आपको समझाने जा रहा है उन बातों पर आप ध्यान दोगे तो आपका स्टेप आ जाएगा। सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग एक पृथ्वी बनाएं, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर चल रहा है उस अनुसार से हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले एक गोल पृथ्वी बनाएं, और इस पृथ्वी में हम लोग अपने से मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, इसको हम भर दिए, बीच में भर दिया, ये पृथ्वी है, और दिमाग में हम लोग का बैठ गया कि ये पृथ्वी, ये पूरे हम लोग भर के इसको रेडी कर दिए। चलिए अब एक एक चीज पर आपका हम ध्यान चाहेंगे, तो आप हमारे साथ समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी बनाने के बाद हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या ध्यान देना है, पृथ्वी में ध्रुवों पर ठंडा होता है और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। गर्मी होने से यहाँ पे गैस ज्यादा बढ़ता है, यहाँ ठंडा होने से गैस का लेयर नीचे होता है, और इसीलिए ध्रुवों पर ये लेयर कम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर ये लेयर ज्यादा होता है। और यही चीज दिमाग में सेट रखेंगे। ध्रुव पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। देखो दिमाग में सब लोग बैठाते जाएंगे, ध्रुव पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई है, जबकि हम विषुवत रेखा पर चले तो इसका दुगना 16 किलोमीटर की ऊंचाई है। फिर जब ध्रुव पर चले तो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, 8 किलोमीटर ही ऊंचाई है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसी को अगर मिला दें तो इस बीच में जो गैस है, इसी को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी लोग हमारे साथ ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन का लेयर आपको हल्के एग्जाम में अलग होंगे, कठिन एग्जाम में अलग होंगे। जो एग्जाम अब अच्छे लेयर का है, ग्रेजुएशन स्तर का है, वहां पूछा जाएगा कि बताओ विषुवत रेखा पर ही ये क्षोभ मंडल की अधिक ऊंचाई क्यों है, कारण तुमसे पूछ सकता है। आपको इसका फिगर समझना है। ध्रुवों पर यहाँ गर्मी कम होने से गैस नीचे होते हैं, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण ज्यादा समय तक लंबवत रहने से गर्मी ज्यादा पड़ने से यहाँ पे ज्यादा दूर होते हैं, फिर यहाँ नीचे कम होगा, इधर ज्यादा दूर होगा। इसी को मिला देंगे तो इस बीच में जो हवा है, गैस है, इसी को हम लोग कहते हैं कि यह हमारा क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल का इंग्लिश नाम आपको बताया है ट्रोपोस्फीयर है। अब सभी लोग से हम चाहेंगे एकदम कमेंट सेक्शन पे कुछ नहीं लिखे, इधर उधर एनर्जी एकदम नहीं लगाएं, पूरे ध्यान से हमारे साथ समझिए। हम बिल्कुल नया फिगर आपको बना रहे हैं। ये जिस फिगर को आप समझते हो तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आप में आ जाएगा। क्षोभ मंडल ये कोई छत नहीं है, इसीलिए आपको बार बार बताएं, किसी किताबों में 18 भी हो सकता है। हाँ, औसत की जब बात होती है तो हम लोग जोड़ देते हैं 16 और 8, सभी लोग जोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं 24 होगा, 2 से भाग मारेंगे तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई अधिकांश किताबों में 12 किलोमीटर होगा, लेकिन यूपीएससी रेंज में किताब देखोगे तो 15 किलोमीटर भी मिल सकता है। कारण है ये भूगोल है, मैथ नहीं है कि 16 8 24/2 कर लो। जितना दूर 8 है उतना ही दूर 16 रहे तब एवरेज में वो चलेगा। इसके डिस्टेंस अलग है, इसके कम दूरी है, एवरेज निकालने में ऐसा नहीं होता। हाँ, दोनों बराबर होता, दोनों जितना दूर 8 था उतना ही दूर 16 होता तो एवरेज 12 ठीक होता, लेकिन 16 के डिस्टेंस ज्यादा दूर तक है, 8 कम दूरी तक है, तो इसीलिए जोड़ के 2 से भाग भी लगाएंगे तब भी एक बीच में ठीक नहीं पहुंचता। इसीलिए अच्छे एग्जाम जब देने जा रहे हो, यूपीएससी बीपीएससी लेवल का एग्जाम दोगे, वहां क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पूछी जाएगी। 15 किलोमीटर ज्यादा अच्छा आंसर है, और ज्यादा स्टैंडर्ड जो भी राइटर है सभी ने 15 किलोमीटर लिखा है। लेकिन अब रेलवे वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे 15 मारोगे भी तो 0 नंबर आएंगे, वहां 12 किलोमीटर सही आंसर है। छोटे सभी किताबों में 12 किलोमीटर ही दिया, 16 और 8 24/2 12 किलोमीटर हो। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्षोभ का मतलब विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, और जितने भी डिस्टर्बेंस वाली घटना है वो सभी क्षोभ मंडल में होगा। और क्षोभ मंडल से आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं, सब लोग एक बार अंतिम रिवीजन भी करोगे तो सबको याद होते चला जाएगा। क्षोभ मंडल का नाम किसने दिया तो आपको ध्यान रखना है, त्रिजांश डिबोर ने इसका नाम दिया। क्षोभ मंडल का नाम देने वाले जो भूगोलवेत्ता है इनका नाम है त्रिजांश डिबोर, और त्रिजांश डिबोर भी हम लोग देखें इसने क्षोभ मंडल का एक नया नाम दिया, डिस्टर्बेंस के बारे में समझाया। पुनः हम लोग देखें, क्षोभ का मतलब विक्षोभ, बदलाव होता है, और इसीलिए बदलाव संबंधित सभी घटनाएं इसी में होते हैं। इसी में बादल बनने की क्रिया होती है। कई बार आप बादल को देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत दूरी पर हो, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा 8 से 16 किलोमीटर इसके अंदर ही बादल होते हैं, इसके अंदर ही वर्षा होते हैं, इसके अंदर ही बिजली चमकता है, इसके अंदर ही आंधी आते हैं, इसके अंदर ही तूफान आते हैं, इसके अंदर ही चक्रवात आते हैं, इसके अंदर ही प्रति चक्रवात आते हैं, इसके अंदर ही पतंग उड़ाते हैं। जो भी घटना आप देख रहे हो, ये सब बदलाव वाली जो भी घटना है, आंधी तूफान चक्रवात, इस सब का सब हम लोग क्षोभ मंडल में ही होता है। यानी क्षोभ मंडल से 16 किलोमीटर से ऊपर चले जाए तो यहाँ पर कभी आंधी नहीं आता, यहाँ पर कभी बिजली नहीं चमकता, यहाँ पर कभी वर्षा नहीं होता, यहाँ पर कभी भी बादल नहीं बनता। जो क्रिया है सब नीचे की क्रिया है। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बादल का बनना किस मंडल में होता है, तो आपको ध्यान रखना है। सभी लोग देखिए अभी कमेंट्स पे एकदम छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान हमारे साथ दीजिए। आप सचमुच चाहते हैं कि पढ़ाई का पूरा आनंद आए तो इसके लिए एकदम ईमानदारी से क्लास को पूरा सुनिए। आज का क्लास आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज्योग्राफी में 1 अंक देने जा रहा है।
और इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है और तब हमारे साथ आप क्वेश्चन पे जब चलोगे तो बहुत मजा आएगा और लगने लगेगा कि बहुत अच्छा कंडीशन है, हम खूब अच्छा कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा क्षोभ मंडल की बात सुन रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखें, अगर किसी हवाई जहाज को बहुत दूरी तक जाना तो क्षोभ मंडल में गैस, भारी गैस पाए जाते हैं। जितने भी भारी गैस हैं सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। जितने भी धूल कण की बड़ी मात्रा है क्षोभ मंडल में होते हैं। ऊपर में धूल कण की मात्रा घट जाएगी, जलवाष्प की मात्रा, धूल कण की मात्रा, भारी गैस की मात्रा, ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और इसीलिए हवाई जहाज को क्षोभ मंडल में उड़ाने में सबसे अधिक दबाव पड़ता है। लंबी दूरी के कोई भी जहाज क्षोभ मंडल में नहीं उड़ाते। पायलट सीधा सीधा 16 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे और क्षोभ मंडल के ऊपर आराम से स्मूथली उड़ेंगे। उनको रुकावट कम से कम हो, न वहां बादल होंगे, न वहां किसी प्रकार का उनको घर्षण होगा, न वहां किसी प्रकार का बिजली चमकेगा, एकदम आराम से ऊपर उड़ पाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर को इसी में उड़ना पड़ता है। हेलीकॉप्टर के साथ साथ अगर छोटी दूरी के विमान है तो इसी में उड़ना पड़ता है। लंबी दूरी के विमान ऊपर जाएंगे और छोटी दूरी के विमान, और विमान को जाना है 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो जितना देर 16 किलोमीटर ऊपर जाएगा उतना देर में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर, अगर मौसम खराब हो, आंधी आ रहा है, तो हेलीकॉप्टर वाला कोई प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, हेलीकॉप्टर और छोटी दूरी के विमान इसी में चलते हैं, पतंग इसी में उड़ाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक घटना हम लोग देखें, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सी ताप में कमी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने जा रहे हो। यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ताप में कमी आती है, ये महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है। यानी क्षोभ मंडल में ऊपर जाने से ताप में कमी आती है। कितना ऊपर जाने से, तो आपको ध्यान रखना है 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सी में कमी आती है। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो लगभग 6.5 डिग्री सी ताप में कमी हो जाएगा। यानी हम लोग को ध्यान रखना है कि 1 डिग्री सी ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सी ताप में कमी हो जाती है। यानी आप मान के चलो, अगर पृथ्वी पर टेम्परेचर हमारा 24 डिग्री सी है तो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसे ही जाएंगे तो वैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाता है। यानी इस टेम्परेचर पर माइनस में दोनों जगह टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जहां पर टेम्परेचर 0 हो जाएगा, अगर वहीं पे बादल में पानी के छोटे छोटे कण हैं, अगर टेम्परेचर 0 है तो वो पानी हिम में बदल करके और पहाड़ों के ऊपर बर्फ के चादर में बदल जाता है। और इसीलिए पहाड़ों पर बर्फ जमा ग्लेशियर आप देख सकते हो। कई लड़कों को पहाड़ों पर ग्लेशियर देख के आश्चर्य होता है कि वहां बर्फ कैसे आ गई। इसके कारण आ गया 1 किलोमीटर जाने से ऊपर 6.5 डिग्री घटा। जहां टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास हो गया वहां पे वो बादल के जो जलकण थे वो बर्फ में बदल करके उस पर विश्राम ले ली। तो अब हम लोग ताप में अंतर भी देख लिए। तो क्षोभ मंडल से जो भी प्रश्न बन रहे थे, ये पूरा का पूरा स्टेप क्षोभ मंडल आपका क्लियर हो गया। क्षोभ मंडल में हम लोग देखे, क्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस होता है। नाम त्रिजांश डिबोर ने दिया। क्षोभ मंडल से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कहां होती है, क्वेश्चन पूछेगा तो अधिकतम ऊंचाई हम लोग देखे विषुवत रेखा पर होता है। और क्षोभ मंडल का सबसे कम ऊंचाई कहां होता है, तो न्यूनतम ऊंचाई ध्रुव पर होता है। आपको दिमाग में सेट रखना है कि क्षोभ मंडल का अधिकतम ऊंचाई कहां है, तो अधिकतम विषुवत रेखा पर है, और न्यूनतम ऊंचाई कहां है, तो ध्रुव पर है। तो क्षोभ मंडल से जो भी प्रश्न बन रहे थे, अब आप लोग का ये स्टेप क्लियर है। एक बार तेजी से रिवीजन कर लेंगे तो आपका एकदम स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें कंडीशन कह रहा है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। हम लोग को इसमें क्षोभ मंडल में जो क्वेश्चन आ रहे थे, नाम इसका त्रिजांश डिबोर ने दिया। क्षोभ मंडल में बदलाव की सारी क्रिया है, बादल, वर्षा होना, बिजली, आंधी, चक्रवात, प्रति चक्रवात सभी इसमें होते हैं। पतंग का उड़ना क्षोभ मंडल में है। भारी गैसें सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। धूल कण ये भी सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल में लंबी दूरी के विमान नहीं उड़ते हैं, छोटी दूरी के विमान और हेलीकॉप्टर यहीं उड़ाए जाते हैं। जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सी ताप में कमी आती है, और 1 किलोमीटर ऊंचाई से जाने से 6.5 डिग्री सी ताप में कमी आती है। क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर होता है और न्यूनतम ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है। इतनी बातें क्षोभ मंडल से अगर एकदम क्लियर है तो एक अंगूठा देते हुए जुड़े। तब इंपॉर्टेंट हम लोग अभी चलेंगे समताप मंडल, और उस पर पूरा ध्यान आपका चाहेंगे। चलिए यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है तो एक एक अंगूठा देते हुए यहाँ जुड़ जाए, और तब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हम लोग इसमें कुछ जो बात है उसको हम लोग देखें। वायुमंडल कहां तक होता है, हम वायुमंडल में आएंगे दीपक जी, सब आपका जितना आंसर है वो सब क्लियर हो जाएगा। एक एक मंडल वाइज चलिए, एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, आप अपने कोर्स ओपन अगर नया एडमिशन लिया है तो 1-2 दिन और लगेगा। पिछला वीडियो देखिए, 6 दिन तक का समय लग जाता है। 1-2 दिन में आपका ओपन हो जाएगा, उसमें घबराइएगा नहीं, वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यूट्यूब पर फिर आए हैं, सबका जुड़ने के बाद ही वहां कर पाएंगे। रेलवे में साइंस क्लास अब कब होगा उससे फिर मत रहिए, जो आपको वीडियो मिल रहा है उसको देखते जाइए। अब इसमें ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट अभी जो है, कई लोग का बिना मतलब है तो उन लोग को फिर हाइड कर देंगे, वहां आप समझने पर ध्यान दीजिए बड़ा ठीक से। तो चलिए ध्यान दें, यहाँ तक की बात आप सभी का क्लियर है। ओजोन मंडल किसमें होता है, सुभाष जी सारा क्वेश्चन आपके मन में जितना है कोई क्वेश्चन बचा हुआ नहीं रहेगा, घबराइए नहीं, आगे आने दीजिए, धीरे धीरे आपके स्टेप एकदम क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जरा यहाँ पर अभी देखते हैं। गौरव जी है 13 किलोमीटर ही होगा, आप जितना होगा, आप अगर एक जगह लिखे हैं 40 किताब बढ़िया राइटर का निकालिएगा तो बेचारे 40 का अपने अपने में मत में भिन्नता है। आप एक ही लेके बैठे हुए होंगे, आपको मुश्किल से कोई टीचर लिखाया होगा, उसी फेर में होंगे या एक आध किताब पढ़े होंगे। इसमें कहीं भी किलोमीटर में मैं शुरू में ही बता दिया
बहुत बढ़िया, देखिए फिर से आ गए। अभी देखिए रवि जी आपका पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, गर्मी में हाइट चेंज होगा क्या सर पूछ रहे हैं। बिल्कुल चेंज होगा रवि जी, वही चीज मैं बार बार समझा रहा हूँ। गर्मी होगा तो इसकी हाइट बढ़ जाएंगे और ठंडा होंगे तो हाइट घट जाएंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाए ग्रीष्म काल में, आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा ग्रीष्म काल में, बता दो क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती है बढ़ती है, तो आंसर बढ़ती है हो जाए। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई तो बढ़ती है, शीत काल में तो घटती है। ये ऊंचाई में वृद्धि कमी मौसम और टेम्परेचर के अनुसार से होते रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बहुत अच्छी बात समझ रहे हैं। विनय जी पूछ रहे हैं क्लास का टाइमिंग क्या है। सुबह सुबह ही हमारे टेलीग्राम ऐप पर क्लास का टाइमिंग रूटीन डाल दिया जाता है। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, लगभग 5000 बच्चे उसमें जुड़े होंगे। आप भी अपने से खुद से खोज के टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सर्च कीजिए विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, लगभग 5000 बच्चे होंगे उसमें इन कर जाइएगा। वहाँ रूटीन प्रतिदिन दिए जाते हैं और आप वहाँ से आराम से क्लास को आगे कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। मैक्सिमम ध्यान दीजिए, ध्यान दें। टेम्परेचर इनवर्स सभी आएंगे, टेम्परेचर इनवर्स भी हम आपको समझाएंगे क्या होता है। अभी हम लोग पूरी बात ध्यान से समझें। चलिए इसमें देखिए भोपाल से है ईशान जी, कॉल पर बात, अभी दिन भर क्लास चल रहा है इसलिए फोन हम अपने टेक्निकल स्टाफ को ही दिए हुए हैं। उन लोग की जो भी समस्या है वहाँ आप रखिए, उन लोग आपकी समस्या को निदान करेंगे। कोई समस्या आपके बीच नहीं रहेगा। दो आदमी फोन पर लगातार है, मैं फोन इधर सही में कम उठा रहा हूँ। कारण है कि दिन भर आपके बीच क्लास में सुबह से ही हूँ और शाम में भी आप लोग के लिए नोट्स मटेरियल सभी लिखने में भी व्यस्त रह रहा हूँ, इसलिए फोन कम से कम उठा रहा है। चलिए अब इसमें अब आप सभी लोग अभी ध्यान दीजिए, अब सभी लोग ध्यान दीजिए। क्षोभ मंडल हम देख लिए, मैक्सिमम लोग का क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट छोटा सा ले लीजिए और तब अब हम लोग क्षोभ मंडल के बाद अगले स्टेप में चल रहे हैं। और सब लोग को मालूम है क्षोभ मंडल के बाद अगला आने जा रहा है समताप मंडल। और समताप मंडल में जो लड़के हमारे साथ ध्यान पूरा देंगे तो समताप मंडल उनका एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो देखिए अब आगे का स्टेप हम लोग जरा ध्यान से सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग अभी देखें इन सभी चीजों को यहां से हम हटा दे रहे हैं और तब अगला नंबर समताप मंडल हम लोग ठीक से समझ रहे हैं। देखिए एक एक चीज हम आपको समझा रहे हैं और सब लोग का ध्यान भी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से बोर्ड पर बना हुआ। इसी चीज की जरूरत होती है और जो लोग यहाँ बने हुए हैं लास्ट में उनको देखिए कितना अच्छा क्लास हो पाएगा, बहुत बढ़िया एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें ध्यान से, यहाँ पे क्षोभ मंडल के बाद 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ध्यान से एकदम समझना है जो हम बताना चाह रहे हैं, उस पर सब लोग ध्यान दीजिए। चारों ओर 1.5 किलोमीटर की मोटाई तक, ये 1.5 किलोमीटर है, चारों ओर 1.5 किलोमीटर की मोटाई तक एक लेयर है। खूब ध्यान से सीखिए, 1.5 किलोमीटर की मोटाई चारों ओर, चाहे वो ध्रुव पर हो चाहे वो विषुवत रेखा पर हो, ये पूरे 1.5 किलोमीटर की मोटाई तक एक लेयर है। और इस लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपाज कहते हैं, इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्षोभ सीमा इंग्लिश नाम भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रोपोपाउस कहते हैं। अब ट्रोपोपाउस, ये ट्रोपोपाउस ये क्षोभ सीमा है और क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। अब जरा सब लोग ध्यान दीजिए, कई लड़के इस क्षोभ सीमा को नहीं समझे रहते तो अच्छे लेवल पे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं, लेकिन क्षोभ सीमा ये क्षोभ मंडल को और ऊपर में ये आप सभी लोग जान रहे हो ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल को और समताप मंडल को अलग करता है। कभी भी आपको पूछा जाएगा कि बता दो क्षोभ सीमा किसे किसे अलग करता है, तो क्षोभ मंडल को और समताप मंडल को। अगला एकदम अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्षोभ सीमा की अधिक ऊंचाई होती है या क्षोभ सीमा की अधिक मोटाई होती है। क्षोभ सीमा की अधिक मोटाई होती है, चॉइस ए है ध्रुव पर और चॉइस बी है विषुवत रेखा पर। बता दीजिए क्षोभ सीमा की अधिक मोटाई होती है ध्रुव पर कि विषुवत रेखा पर, ए और बी में। जल्दी से आप आंसर करिए, देखिए कितना अच्छा आंसर आप कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। अब देखिए सब लोग का अच्छा आंसर आने लगा, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए इसमें एकदम बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया हमारे साथ। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए। ये देखिए दीपक जी सबसे पहले ये लिखे हैं, हमने पूछा कि क्षोभ सीमा की मोटाई अधिक होती है ध्रुव पर कि विषुवत रेखा पर। देखिए हमारे साथ ए और बी दे रहे हैं, पोल भी कई लोग लिख रहे हैं, कई लोग इक्वेटर भी लिख रहे हैं। सबसे पहले रवि यादव जी बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। रवि जी का सबसे अच्छा आंसर है, मैंने अभी बताया हर जगह जब 1.5 किलोमीटर होता है, हर जगह 1.5 किलोमीटर होता है तो क्षोभ सीमा की मोटाई हर जगह 1.5 किलोमीटर है तो सभी जगह समान होता है, न ध्रुव होगा न विषुवत रेखा होगा। और इसीलिए सही आंसर क्षोभ सीमा सब जगह समान होती है, ये दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। दूसरा एक अच्छे लेवल का प्रश्न है, उसको आप सुन लीजिए। इस क्षोभ सीमा को हम लोग मौसमी परिवर्तन का, मौसम में परिवर्तन का छत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको पूछा जाता है मौसमी परिवर्तन का छत किसे कहते हैं। कई लड़के छत देख के बेचारे घबराने लगते हैं कि ऊपर कौन ढलैया करे। मौसम में परिवर्तन का छत, छत का मतलब जिसके ऊपर मौसम में परिवर्तन रुक जाता है और जिसके नीचे मौसम में परिवर्तन होता है, इस छत का काम ये क्षोभ सीमा करता है। तो क्षोभ सीमा से 3-4 क्वेश्चन बने और सभी क्वेश्चन हम एक बार पहले समझाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एकदम एक एक स्टेप आपका क्लियर होते जा रहा है। अब यहाँ पे जब हम पूरे वायु का दाब पेटी समझाएंगे तो उस समय आपको समझाएंगे कि इसमें बहुत तेज पवन चलती है और इसी धारा को जेट धारा के नाम से जानते हैं। बात ध्यान से समझेंगे, ये क्षोभ सीमा में ही जेट धारा चलते हैं और जो भी जेट विमान होते हैं वो जेट धारा के सहारे इसी में चलते हैं।
जेट धारा क्या है, कैसे बनता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब पेटी में। इसी के कारण मॉनसून आते हैं, इसी के कारण वर्षा होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जेट धारा का थ्योरी समझना। जब लोग जेट पवन नहीं समझोगे मॉनसून समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए वायु दाब पेटी बिल्कुल क्लियर करेगा आपको कैसे कैसे ही बना, कैसे हवाएं उठ के गई, कहां पे कैसे कन्वर्ट किया, उस समय आपको फिर ये बातें ताजा करेंगे। अभी हम लोगों ने सुना, ये फिर से एक बार रिवीजन कर लें। हम लोगों ने सुना अभी कि क्षोभ सीमा से हम लोग 3 बातें ध्यान रखेंगे। पहला, इसकी मोटाई, पहला इंपॉर्टेंट, इसकी मोटाई सभी जगह समान होता है। दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ता है, ये दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमने बता दिया कि इसे मौसम परिवर्तन का छत कहते हैं, मौसम परिवर्तन का छत कहते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, इसी में जेट धारा प्रवाहित होता है। बहुत बढ़िया, देखिए अब आप लोग एकदम समझ रहे हैं और इसी चीज की दरकार थी। थोड़ा सा हमारे साथ एकदम जुड़िए और बढ़िया से ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दें, एरोप्लेन उड़ता है, हवा रुका हुआ दिखाई पड़ता है, सब चीज। एरोप्लेन अभी नहीं आएगा, हम लोग इसके ऊपर आएंगे तो एरोप्लेन की बात आ जाएगी। लंबी दूरी के एरोप्लेन इसके ऊपर जाएगा। तो हम लोग जरा ध्यान दें फिर से, क्षोभ सीमा की जो बात की है तो हम लोग ध्यान दिए कि क्षोभ सीमा से क्वेश्चन बना, जेट धारा कहां प्रवाहित होती है, तो क्षोभ सीमा मंडल नहीं करना है। क्षोभ सीमा का अंग्रेजी नाम अभी हम लोग देखे थे, ट्रोपोपास था। ट्रोपोपाउस था। तो ट्रोपोपाउस कभी कभी आपको दे देगा। तो क्षोभ सीमा इसको कहते हैं, यही दोनों को जोड़ता भी है, मौसम परिवर्तन का छत है और जेट धारा इसी में प्रवाहित होता है। हम समझते हैं क्षोभ सीमा भी आप लोग का क्लियर हो। अब जिन लोगों को क्षोभ सीमा एकदम क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तब इसके बाद अब इंपॉर्टेंट हम लोग चलेंगे और उसमें हम लोग देखते हैं समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर। अब इसमें ध्यान दीजिए, स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे हम लोग करेंगे। चलिए इसको अभी हम हटा दे रहे हैं और उम्मीद है कि सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ से नए सिस्टम हम लोग चल रहे हैं और ध्यान से सब लोग जरा समझिए। देखिए सब लोग बोर्ड पर, अब कहता है सभी जगह इससे पृथ्वी यहाँ से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे हाइट इसका 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ से यहाँ 50 किलोमीटर है। यानी हम लोग देखें 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो हम मंडल देख रहे हैं, इसी मंडल को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और समताप मंडल नाम से ही क्लियर है, इसमें ऊपर जाने से भी ताप समान होता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे दे दें और उस क्वेश्चन का आंसर आप करते हैं तो हम समझेंगे कि आप सीख रहे हैं। फिर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेटोस्फीयर भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रेटोस्फीयर है। और स्ट्रेटोस्फीयर हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहले हम चलें, बता दो पृथ्वी। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत आसान दे दें। बताइए पृथ्वी से अधिक मोटाई होगा या पृथ्वी से अधिक ऊंचाई समताप मंडल का होगा, समताप मंडल का होगा। ध्रुव पर विषुवत रेखा पर सभी जगह समान। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है, पृथ्वी से अधिक ऊंचाई होगी समताप मंडल का, ध्रुव पर विषुवत रेखा पर सभी जगह समान। ये आप आंसर जल्दी से कर दीजिए तो हमें लगेगा सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए पोल आंसर एक का आया है, दीपक जी का आंसर पोल आया है। आप लोग सभी देखिए, कई लोग समान भी लिख रहे हैं, बी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। वेरी गुड। यही चीज देखिए, आंसर सी में भी हमारे कई बच्चे आ गए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखिए डी एक नया चीज सोच रहे हैं, डी हम दिए ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, विषुवत रेखा पर ज्यादा लोग चल रहे हैं, ध्रुव पर भी चल रहे हैं, पोल भी ज्यादा लोग हैं। एक बार ध्यान दे दीजिए तो स्टेप आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। हम समझाना क्या चाह रहे हैं। हमने अभी बताया कि पृथ्वी से 8 और 16, ये 16 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर हमारा क्षोभ मंडल था और इससे 50 किलोमीटर तक हम लोग अभी देखे यही समताप मंडल है। अब बताओ ये पृथ्वी अगर है तो यहाँ से ये ज्यादा चौड़ाई, ज्यादा मोटाई, ज्यादा ऊंचाई, ये मोटाई ऊंचाई का सेंस, यहाँ मोटाई, यहाँ पृथ्वी से ज्यादा मोटाई का सेंस है। और ज्यादा मोटाई आपको ध्यान रखना है ध्रुव पर होगा, क्योंकि वो 8 से 50 तक जाएगा, विषुवत रेखा पर 16 से 50 तक जाएगा। तो ज्यादा जो मोटाई आप देख रहे हैं, ये ज्यादा मोटाई कहां पर होगा, तो आपको ध्यान रखना है ध्रुव पर ये समताप मंडल की मोटाई अधिक होता है और विषुवत रेखा पर समताप मंडल की मोटाई सबसे कम होता है। तो समताप मंडल में जो भी प्रश्न बन रहा है उस पर ध्यान देते जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दें, उसको जरा ध्यान दीजिए हमारे साथ, सुनिएगा ठीक से। इसी में 20 किलोमीटर से लेकर के, ध्यान दे, जो बात समझाना चाह रहे हैं उस पर सबका ध्यान चाहेंगे। इसी में 20 किलोमीटर से लेकर के और 35 किलोमीटर के बीच में, 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में एक गैस है। इस गैस का नाम है ओजोन गैस और ओजोन गैस का घनत्व तो अधिक होता है और इसीलिए ये 20 से 35 किलोमीटर के बीच जो अभी हम फिगर बना रहे हैं, इसको ठीक से देखिए, ये 20 है और हाईएस्ट यहाँ 35 है। इस बीच में 20 से 35 के बीच में O3 गैस, ओजोन गैस का घनत्व सबसे ज्यादा, यहाँ सबसे घने रूप में O3 गैस पाए जाते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। कई किताबों में ओजोन को भी एक मंडल लिख दिया है। ओजोन मंडल बिल्कुल गलत है, ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाए जाते हैं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बता दो ओजोन परत किस मंडल में होता है, तो आपको आ गया कि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है। और ओजोन परत का सबसे अधिक घनत्व अभी हमने बताया 35 किलोमीटर पर इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। तो 35 किलोमीटर पर इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। और ओजोन गैस के नेचर को समझेंगे। यहां से इन्वायरमेंटल साइंस में भी कई लोग क्वेश्चन देता है, उस चीज को जरा ध्यान से समझिए। देखिए जरा अब इसमें क्या क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आता है उसको सुनिए। सूर्य के द्वारा दृश्य प्रकाश भी निकलता है, दृश्य माने विजिबल, अल्ट्रावायलेट निकलता है, पराबैंगनी, और हम लोग देखें अवरक्त भी निकलता है, इंफ्रारेड। सूर्य से तीनों सिस्टम निकलता है। जरा ध्यान दें, सूर्य से तीनों सिस्टम निकलता है, लेकिन दृश्य हमारे आंखों को देखने में सहायता करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जबकि वहीं दूसरी ओर जो पराबैंगनी देख रहे हो, ये हमारे त्वचा से मिल करके त्वचा कैंसर तक कर सकता है। पराबैंगनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आज जैसे सब कोरोना एक वायरस के कारण घर में दुबक गए, उसी प्रकार अगर ये पराबैंगनी भी पूरा पहुंचने लगेगा तो समस्त मानव का रूटीन बदल जाएगा। दिन में किसी को निकलना मना हो जाएगा, दिन में निकलेंगे तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। रात में निकल सकते हैं, बच्चों का स्कूल चलेगा 8 से 2 दिन में नहीं, 8 बजे रात में बच्चे स्कूल जाएंगे और 2 बजे रात में घर उनको आना पड़ेगा और रात में ही ड्यूटी करना पड़ेगा। इतना खतरनाक हमारा पराबैंगनी। लेकिन ईश्वर हमारे बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम रखे हैं। उन्होंने इस पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा के लिए हमारे बीच एक ओजोन परत दिया है, और ये ओजोन परत एक पराबैंगनी किरण को फिर से अंतरिक्ष में ही परावर्तित कर देता है। और महत्वपूर्ण चीज हम लोग सीख गए कि सूर्य के पराबैंगनी किरण से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ओजोन परत प्रदान करता है। कहां होता है? समताप मंडल में होता है। और ये ओजोन लेयर एज ए फिल्टर है, और जितना चाहिए उतना ही पराबैंगनी हम तक पहुंचता है। लेकिन हम लोग आज प्रकृति से इतना हस्तक्षेप किए कि ओजोन के कई शत्रु हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन के शत्रु हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सभी जो गैस है ये ओजोन के शत्रु है। और हम लोग एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से पहले प्रशीतक उपकरणों से निकलते थे। प्रशीतक कहते हैं, ध्यान दीजिए, प्रशीतक कहते हैं जो ठंडा करने वाला उपकरण होता है उसको प्रशीतक उपकरण कहते हैं। अब प्रशीतक माने हो गया एयर कंडीशन, फ्रीज। इन सभी से पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा गैस निकलते थे। आजकल तो हम लोग जो भी पृथ्वी सम्मेलन किए उसमें एकदम रोक लगा दी। आजकल फ्रीज पे लिखना पड़ता है, एसी पे लिखना पड़ता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित, नहीं तो इसके साथ भेजेंगे। तो सोच लीजिए आज अमेरिका और कई विकसित देश इसका ज्यादा प्रयोग की, और इसके ज्यादा प्रयोग से अंटार्कटिका के पास कुछ वर्ष पहले ओजोन होल, ओजोन में छिद्र देखा गया, और ओजोन छिद्र हम लोग के लिए काफी हानिकारक है। और ये अंटार्कटिका के पास हुआ ओजोन छिद्र का मतलब अभी हम 2 मिनट आपको समझाएं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। कई लड़के ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं समझना कि ऊपर ओजोन है और नीचे बांस से धक्का दिए तो छेद हो, वो ऊपर पर्दा नहीं है, ओजोन गैस है। और इस ओजोन गैस में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी गैसेस जाते हैं तो हमारा ओजोन ऑटोमेटिक O2 और O में टूट जाता है। आज भी टूट रहा है, ओजोन O2 और O में टूट रहा है, लेकिन ये टूटने की क्रिया और जुटने की क्रिया दोनों चलते रहती है। निसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है और ये O2 से अभिक्रिया कर फिर O3 बना देता है। यानी ऊपर टूटना और जुटना दोनों क्रिया चलता है। लेकिन अगर टूटने की क्रिया जुटने की क्रिया से कम हो तो वहां पर बताओ ज्यादा टूट जाए और जुटे कम, O2 और O ज्यादा हो जाए तो वहां पे ओजोन गैस नहीं रहा, इसी को ओजोन छिद्र कहो। ओजोन छिद्र का मतलब फिर से सुन लेंगे, कई लड़के ओजोन छिद्र का मतलब समझते हैं वहां कोई छेद हो, छेद ही टाइप का है, लेकिन वो है क्या? ओजोन गैस के टूटने की प्रक्रिया, जुटने की प्रक्रिया से वहां तीव्र है, तो उस लेयर को, उस जगह को हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। और वहां O3 के जगह O2 और O अगर होंगे तो वो चीज से हानिकारक पराबैंगनी किरण हमारे पास चले आएगी। सवाल 2-3 उठते हैं, लाजमी भी है कि अंटार्कटिका के पास ओजोन छिद्र हुआ। अंटार्कटिका में कोई फैक्ट्री नहीं, अंटार्कटिका में कोई व्यक्ति नहीं रहता, वहां केवल शोध अनुसंधान करने वाले हैं। हम अंटार्कटिका की जगह की जनगणना भी नहीं करते। प्रदूषण अमेरिका में हो रहा है, प्रदूषण इंग्लैंड में हो रहा है, फिर छेद अंटार्कटिका में कैसे हो रहा है? तो अब ये चीज समझना होगा आपको। ये भी मत समझ लेना कि अंटार्कटिका पर बर्फ जमा है और बर्फ से ठंडे चीज से क्लोरोफ्लोरो निकलता है, ऐसी बात भी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप गाना सुने हैं, पंछी, हवा और नदियां, ये सभी को कोई नहीं रोकता, ये कोई नहीं जानता कहां पे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हैं। आज बॉर्डर पर कई चिड़िया होंगे जिनके घोंसले इंडिया में होंगे और पाकिस्तान से दाना लाके खिला रहे होंगे, बॉर्डर पर भी हो सकता है। पक्षी को क्या पता कहां इंडिया कहां पाकिस्तान, हवाओं को क्या पता मैं किस देश से प्रभावित हो रहा हूं। प्रदूषण कोई करेंगे, सभी जगह टूटने जुटने की क्रिया चलती है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर है। अंटार्कटिका के पास टेम्परेचर कम होने से जुटने की क्रिया स्लो हो जाते हैं। ये निसेंट ऑक्सीजन अभिक्रियाशील नहीं हो पाता वहां, इसीलिए वहां पे ओजोन छिद्र देखा गया। और इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना था। तो ओजोन लेयर ये भी सभी लोग एकदम क्लियर हो गया, ओजोन डिप्लेशन लेयर भी हम लोग समझ गए। तो अब यहां से जो भी क्वेश्चन बन रहा था समताप मंडल से, आपका मेन चीज क्लियर होगी। अब समताप मंडल से जो क्वेश्चन बन रहा है 2 बार हम एक कर लेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर एक बार सुना देंगे आपको, तो एकदम समताप मंडल भी आपका स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जो अभी पढ़े इस चीज को एक जगह हम अभी लिख देंगे तो आपका स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये जो मंडल है ये पूरा का पूरा, ये हम लोग देखे 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में विषुवत रेखा पर,
और 8 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच तक ये ध्रुव पर, इसीलिए ध्रुव पर मोटाई अधिक हो, ध्रुव पर मोटाई अधिक होगा। और इसी को हम लोग अभी देखे ये समताप मंडल के नाम से जानते हैं, जिस अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में सुन लिए। समताप मंडल विषुवत रेखा पर 16 से 50 और ध्रुव पर 8 से 50, इसीलिए ध्रुव पर मोटाई अधिक है, विषुवत रेखा पर कम है। अगला इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आया कि इसमें ताप समान होता है। पूछ देगा ऊंचाई बढ़ने से समताप मंडल में तो ताप समान होता है, क्षोभ मंडल में तो ताप घटता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सी घटा था, अभी हम लोग सुने। फिर हम लोग इससे आगे चलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चीज फिर हम लोग का आ गया, उसको हम लोग देखे कि इसमें 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस क्या सबसे ज्यादा संकेंद्रण है, इसीलिए इसको हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते। ओजोन कोई मंडल नहीं होता, ओजोन परत होता है। और ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और ओजोन गैस हम लोग अभी देखे ये हानिकारक पराबैंगनी किरण से सुरक्षा देता है, ये पराबैंगनी किरण से सुरक्षा देता है। और फिर हम लोग अभी सुने कि ये ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये इसको हानि पहुंचाते हैं। ये चीज आपको मुख्य रूप से समताप मंडल में सीखना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समताप मंडल भी अगर आप समझ गए, समताप मंडल भी समझ गए तो एक अंगूठा दे दीजिए। समताप मंडल हम लोग का क्लियर हो गया। अब यहां से और इंपॉर्टेंट आएगा मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल, और तब इधर के स्टेप कंप्लीट। तब हमारे साथ क्वेश्चन देखें। आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे हैं, इसी चीज की जरूरत होती है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी साइंस से ज्यादा समझने वाला सिस्टम, और जो बच्चे पूरे एनर्जी के साथ समझने पर ध्यान देते हैं, जो ये बात बैठकर लिखना कथा कहानी से कुछ नहीं हो, फोटो भी आपका एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का बनना चाहिए। खुद से उस पिक्चर की कल्पना करना है और उसकी बातों को वहीं पर आप घेर करके लिख दें एक पेज में। बस जब परीक्षा नजदीक है उस पेज को देखें, क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो चलिए बहुत अच्छा, इस चीज को आप वर्क कर लिए। देखिए मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ओजोन को लेयर कहना है, ओजोन को परत कहना है, ओजोन को मंडल नहीं कहना है। ये चीज भी आपको दिमाग में एकदम सेट कर लिए। और ओजोन परत हम लोग समझ गए समताप मंडल में होता है। विक्रम जी पूछ रहे हैं लाइव क्लास से कैसे जुड़ते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वहां वीडियो सब दिया रहता है। आप बैक जाकर के उसको देखिए, लाइव से कैसे जुड़े, रिकॉर्डेड कैसे देखें, डाउनलोड कैसे करें, सभी वीडियो पड़ा हुआ है वहां टेलीग्राम ऐप पर। आप वर्क कीजिए, आपको सही हो जाएगा। चलिए मैक्सिमम बच्चे के द्वारा बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और यही फीडबैक हम लोग को एनर्जी देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर क्या होगा अभी होगा, मजा आएगा, आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया हम कर पाए। और अभी 2-3 और सुनिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के राउंड पर चलेंगे। अब हम लोग मध्य मंडल की बात चलते हैं, मध्य मंडल से कैसे क्वेश्चन आते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब 50 किलोमीटर हम लोग पहुंच चुके थे। अब 50 के बाद एक बहुत छोटे स्टेप है, 50 से 80, 50 से 80, ये 50 से और ये 50 से ये 80 किलोमीटर, यानी सिर्फ 30 किलोमीटर का एक लेयर है जहां अलग प्रकार के नेचर पाए जाते हैं। और इसको बीच में रहने के कारण हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। और मेसोस्फीयर का मतलब हो गया मध्य मंडल कहते हैं। बस अब ज्यादा नहीं, 5 मिनट एकदम ध्यान दे दीजिएगा। उधर तीनों से कौन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आते हैं बड़ा खतरनाक होते हैं। और इसीलिए हम लोग को देखना है कि यह 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में, ये मुख्य रूप से 50 से 80 किलोमीटर कहीं चले जाइए, ये 50 से 80 किलोमीटर विषुवत रेखा पर हो, ध्रुव पर हो, सब जगह इसकी मोटाई समान होती है। क्योंकि सभी जगह 50 है, 50 से 80, वहीं भी 50 है, 50 से 80, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर मध्य मंडल होता है। अब मध्य मंडल की जो खूबसूरती है, जो प्रश्न बनते उसको सुनिए और इसी चीज पर ध्यान दीजिए। मध्य मंडल में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता। इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ताप घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं। मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ताप घटता है, और जिस समय 80 किलोमीटर पर हम चले जाते हैं, यहां पे चले जाते हैं, तो उस समय न्यूनतम ताप हो जाता है। और यह न्यूनतम ताप -100 डिग्री सी है, जो वायुमंडल का सबसे कम ताप है। इतना फिर कम ताप वायुमंडल में कहीं नहीं मिलेगा। और बहुत अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन है कि कौन सा मंडल में सबसे कम ताप होता है, तो मध्य मंडल होगा। और ये जो लेयर आप देख रहे हो इसको मेसोपास कहते हैं। ये मेसोपास है और मेसोपास के हम लोग खूब ध्यान से समझिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन को ही मेन सीखना होता है। आपको दे देगा ट्रोपोपास, मेसोपास सबको समझना होगा। ट्रोपोपास हम लोग देखिए ये छोट सीमा है 1.5 किलोमीटर वाला। मेसोपास हम लोग देख लिए कि यहाँ 80 किलोमीटर जो ऊंचाई देख रहे हैं, वहां पे सबसे न्यूनतम ताप होता है -100 डिग्री सी, और उस जगह के जो लेयर है उसको मेसोपास कहते हैं। और कभी भी पूछे किस मंडल में सबसे न्यूनतम तापमान होता है, मेन आजकल यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किस मंडल में न्यूनतम तापमान होता है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य मंडल में सबसे न्यूनतम तापमान होता है। और न्यूनतम तापमान होने की वजह से जब कोई उल्का यहाँ गिरता है तो ऊपर से छोटे छोटे पिंड प्रतिदिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन आते रहते हैं, और जैसे ही मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो घर्षण से ये जलने लगता है, और यहीं से उल्का पिंड जलते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए उल्का संबंधी घटना आपसे पूछा जाएगा किस मंडल में होता है, तो इंपॉर्टेंट है मध्य मंडल में होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। मध्य मंडल खूब बढ़िया से आप समझिए तो क्लियर हो जाएगा मध्य मंडल कैसे करना है, उस चीज को हम लोग जरा ध्यान दें। तो जरा एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। तब वहां आइस क्यों नहीं बनता अजीत जी, हम लोग अभी देखे कि वायुमंडल में नमी का जो मात्रा है वो बादल बनने की जो क्रिया है सभी क्षोभ मंडल में है, ऊपर बादल उदल की बनने की प्रक्रिया नहीं।
ऊपर गैस है, बहुत हल्के गैस है, जलवाष्प की मात्रा नहीं है, धूल कण की मात्रा नहीं है, इसीलिए ऊपर बर्फ वगैरह बैठ के नहीं सोचते रहिए। आपको दिमाग में सिर्फ रखना है बर्फ बादल वाले कण से बने। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो बादल आप देखते हैं, आरे बादल, कारे बादल, वो सब सिर्फ 16 किलोमीटर के नीचे रहना है, 16 से ऊपर नहीं जाएगा। और मैं आपको अभी 80 किलोमीटर पर पहुंचा दिया हूं। इतनी ऊंचाई पर बादल की कल्पना आप नहीं करें। अब बैठ करके अभी हम लोग फिर से सुनेंगे मध्य मंडल से जो क्वेश्चन आया, उसको फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। पहला बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान आ गया, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर है, सभी जगह इसकी मोटाई समान होती है। दूसरा, मध्य मंडल में ऊपर जाने से ताप घटता है। तीसरा, मध्य मंडल में न्यूनतम तापमान -100 डिग्री होता है। ये सबसे ठंडा मंडल है, इससे ठंडा कहीं नहीं होता। और इसी को मेसोपास कहते हैं, जहां टेम्परेचर -100 है, 80 किलोमीटर के पास मेसोपास होता है। और उल्का पिंड के जलने की जो घटना है वो मध्य मंडल में होते हैं, और उल्का पिंड की घटना मध्य मंडल में होता है। मध्य मंडल को भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य मंडल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 2 मिनट केवल हम लोग को सीखना है आयन मंडल, और 2 मिनट सीखना है वायु मंडल। 4 मिनट में इधर कंप्लीट, तब क्वेश्चन राउंड चले। चलिए, बहुत अच्छी बात और बहुत बढ़िया, सभी लोग इधर स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम इसको कंप्लीट खत्म कर रहे हैं। अब मध्य मंडल के बाद अब बारी आ रही है, उसको हम लोग सीखते हैं। वो बारी है आपका आयन मंडल का। और आयन मंडल हम लोग जरा ध्यान दीजिए। आयन मंडल कहता है कि अब एक लंबा फेज है। यहाँ पे अलग नेचर है, 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक। 80 से 640 किलोमीटर तक ऊपर जो परावैगनी किरण आ रहे थे, वो यहाँ पर जो गैसेस उपस्थित है, इन गैसों को वो आयन में ब्रेक कर देते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं, और आयन फॉर्म में यहाँ हवाओं के रहने से इस मंडल का नाम आयन मंडल पड़ता है, आयनोस्फीयर पड़ता है। और आयनोस्फीयर में आपको ध्यान रखना है 3 लेयर है, बी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। आयनोस्फीयर में 3 लेयर, और यहाँ गैस जो आयन फॉर्म में है, यह पृथ्वी पर से किसी भी रेडियो तरंग को छोड़ते हैं, तो इस रेडियो तरंग के लिए यह एंटीना का काम करता है, और रेडियो तरंग इसी आयन मंडल से परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज सीख गए कि रेडियो तरंग कहां से परावर्तित होता है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि रेडियो तरंग आयन मंडल से परावर्तित होता है। इसमें सबसे ऊपर एक लेयर है आयन मंडल। रेडियो तरंग जो सबसे लंबी दूरी तक जाता है उसको शॉर्ट वेव कहते हैं, जो कम दूरी तक छोड़ा जाता है मीडियम वेव कहलाता है। और बाकी जो आप देख रहे हैं एएम, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन कहलाता है। रेडियो में 3 बैंड आप देखेंगे, एएम, एफएम और एसडब्ल्यू, एमडब्ल्यू। एएम के ही ये दोनों पार्ट होते हैं। एएम से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 2 तरह के हैं, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव। और एक होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको एफएम कहते हैं। आप एफएम जो देखते हो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बी लेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन शॉर्ट वेव, इसको हिंदी में लघु तरंग कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु तरंग एफ लेयर से रिफ्लेक्ट करता है। इतना लेयर वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी छोटे एग्जाम आप दोगे तो केवल यही पूछा जाएगा, रेडियो तरंग किस मंडल से परावर्तित होता है, तो आंसर आयन मंडल हो जाएगा। रेडियो तरंग आयन मंडल से परावर्तित है। इसमें शॉर्ट वेव, ये लघु तरंग हमारा एक लेयर से परावर्तित होता है, और यहाँ गैस आयन फॉर्म में होते हैं। और आयन फॉर्म में होने से रातों में वो आपस में टकराकर हल्का लाइट भी उत्पन्न करते हैं, जिसको ध्रुव से देखा जा सकता है, उसको ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ध्रुवीय ज्योति की घटना तो आयन मंडल, उल्का पिंड की घटना मध्य मंडल। इस दिमाग में एकदम सेट कीजिए। अब आयन मंडल से जो क्वेश्चन बन रहा है, इसको एक बार हम फिर से बगल में लिख दें तो आयन मंडल आपका क्लियर हो जाएगा। और 640 किलोमीटर के ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसी का नाम बाह्य मंडल है, जिसकी ऊपरी सीमा कुछ नहीं है। किसी ने ऊपरी सीमा नहीं रखा, इसलिए ऊपर का सीमा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आयन मंडल हम लोग जो क्वेश्चन देखे, पहला नंबर इसमें आया 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक होगा। दूसरा नंबर हम लोग देखे आयन मंडल में यही रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं। तीसरा नंबर देखें, इसी मंडल से संचार होते हैं। रेडियो एक संचार का साधन है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है संचार किस मंडल में संपन्न होते हैं, तो आयन मंडल। अब इंपॉर्टेंट चीज समझें, इसके ऊपर 100 है, बाह्य मंडल है, और बाह्य मंडल में केवल हल्के गैस पाए जाते हैं। बाह्य मंडल में भारी गैस नहीं होती, बाह्य मंडल में केवल हल्के गैस पाए जाते हैं। और जिसका ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो वो आयन मंडल से भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे आप वीडियो कॉल से बात करते हो, जैसे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो उतने बड़े डाटा आयन मंडल से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। इसको आयन मंडल से भी ऊपर भेजना होता है। और यहाँ पे हम लोग एक सैटेलाइट की स्थापना करते हैं, उपग्रह की स्थापना करते हैं। यूट्यूब का अपना उपग्रह होगा, वो यहाँ से सिस्टम छोड़ते हैं, रिलीज करेगा, तब यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। और वायुमंडल से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको आते हैं। पहला, हल्के गैस इसमें हाइड्रोजन हीलियम की बहुलता है, और दूसरा, उपग्रह को किस मंडल में स्थापित करते हैं, तो ध्यान रखना उपग्रह को वायुमंडल में स्थापित करते हैं। क्वेश्चन, टेलीविजन के तरंग को हम कहां से परावर्तित करते हैं, तो रेडियो तरंग आयन मंडल है, टेलीविजन वाला उपग्रह से होता है, आंसर वायुमंडल हो जाएगा। अब आप मंडल वाइज जो स्टेप थे अब क्लियर हो गया। अब आप लोग तैयार हो गए कि इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है बहुत बढ़िया से। अब क्वेश्चन राउंड पर, और क्वेश्चन कितना अच्छा करते हैं उसको हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए।
अब इसमें बिजली चमकने की घटना जो है वो सब हम लोग अभी देखे क्षोभ मंडल में है, और इसीलिए हवाई जहाज क्षोभ मंडल में नहीं उड़ा करके आपको आंसर हमने बताया कि हवाई जहाज जनरली लंबी दूरी के लिए होता है, हेलीकॉप्टर देगा तो क्षोभ मंडल, और जब भी हवाई जहाज देगा तो आप सीधे समताप मंडल आंसर मारेंगे, समताप मंडल में ही उसको उड़ाया जाता है। चलिए अब इसमें ध्यान दें, इसमें अब ध्यान से समझेंगे। यहां पर अब आपका जो क्वेश्चन राउंड है, अब क्वेश्चन पे जरा ध्यान दें और देखते हैं कितने लड़के कितने अच्छे आंसर कर पाते हैं, और तब आपको कुछ प्राइज क्वेश्चन भी देंगे। जल्दी सुनिए, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? जल्दी से एबीसी में आंसर देंगे। कॉस्मिक किरण से, गामा किरण से, अल्ट्रावायलेट किरण से, एक्स किरण से। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न दिए हैं और जल्दी जल्दी ये आंसर दीजिए, एकदम आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान दें, आपको बताया ये लेयर कौन सा मेजर किया, आपको हमने बताया कि लेयर बांटने के कई तरीका है। त्रिजांश विबोर का नाम हमने लिया, उन्होंने हमने देखा 5 स्टेप में बांटे। कई लोग ताप मंडल और अलग मंडल भी करते हैं, आवश्यकता नहीं होती, 5 मंडल में ही तमाम चीज आपके क्लियर हो जाते हैं। अब इसमें जल्दी से आप अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले आंसर जिन्होंने दिया, हम देखें सही आंसर जिनका है उनका नाम लिया जाएगा, श्याम कुंदन जी। हम लोग देखिए श्याम कुंदन जो है सबसे पहले आंसर दिए सी, और बिल्कुल सही जवाब आपका है, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग देखिए ओजोन लेयर हम लोग को पराबैंगनी तरंग से सुरक्षा देता है, और पराबैंगनी को ही अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, और सही जवाब सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमें लगता है आप लोग सही करेंगे। जो लोग ध्यान से पढ़े, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर सही कीजिए। वातावरण की परत जो रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, जल्दी से देखिए, रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करती है। दूसरा का आंसर देकर के आप टिप्पणी करें, दूसरा का लिख करके भेजें ABCD, और हम देखें कौन सा सही कर रहे हैं। दूसरा लिख करके आप भेजेंगे, जिनका सही होगा दू देकर के और बगल में लिखेंगे। देखिए अब इसमें दू देकर के बगल में अभी तक जो लिखे हैं, अभी तक इन्हीं का नहीं, अभी पहला ही चल रहे थे। जल्दी से आंसर कीजिए। रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर कौन भेजता है? रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस कौन भेजता है, ये आपको आंसर करना है। बहुत अच्छी बात। देखिए मैक्सिमम बच्चे हम देख रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी चीज का दरकार होता है। अभी आपको बहुत क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, और जो लोग पढ़ लिए उन सभी से सभी क्वेश्चन आंसर सही हो गए। चलिए तो अभी हम लोग देखें, इसमें अभी हम लोग देखें इसका आंसर हम लोग करें। वातावरण की परत जो रेडियो तरंग को वापस करते हैं, अभी हम लोग देखे थे रेडियो तरंग को वापस करने वाला आयन मंडल होता है, और इसीलिए सही आंसर आयन मंडल सी होगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं तीसरा, और तीसरा उम्मीद है सभी लोग का सही हो जाएगा। एक बार बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए और बढ़िया से पढ़ करके इसको सही आंसर दीजिए। पृथ्वी को ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ओजोन परत हमारे लिए उपयोगी होता है क्योंकि वायु को वियोजित कर ऑक्सीजन को स्रोत का काम करता है, पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखता है, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है। आपको क्वेश्चन एकदम आसान पूछा गया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन हम लाए हैं, इसीलिए ये सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। जल्दी तीसरा नंबर देकर के आंसर लिख दीजिए, तीसरा नंबर देकर के जल्दी से आंसर लिख दीजिए, और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है, कारण क्या है? तो ओजोन परत हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चे हम देख पा रहे हैं कि सब लोग सही कर रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है, और सभी लोग का सही आंसर यहाँ बिल्कुल सही जवाब। ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है, और बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी का सही हो जाएगा। हवाई जहाज, देखिए क्वेश्चन पूछे हैं प्रायः कहाँ उड़ते हैं? हमने अभी बताया कि हेलीकॉप्टर रहता तो क्षोभ मंडल आपका सही हो जाता, लेकिन अगर हवाई जहाज है तो जनरली हवाई जहाज लंबी दूरी के लिए ही उड़ाए जाते हैं, इसलिए समताप मंडल इसका सही आंसर होगा, और सही आंसर समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले। अगला क्वेश्चन उम्मीद है कि सभी लोग का सही हो जाएगा। रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है, ये तो आयन मंडल अभी हम लोग सुन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपको कुछ बढ़िया आने जा रहा है धीरे धीरे। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जल्दी आंसर करें, बहुत अच्छी बात। देखिए बहादुर लोग एकदम लगे हैं और जो चाहिए वो चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? देखिए पांचवा का आंसर हम लोग देख रहे हैं, पांचवा का सी। राकेश जी किए और भी लोग लगातार बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात। पांचवा छठा करके आप आंसर दीजिए, ये पांचवा का आंसर हम लोग चल रहे हैं। चलिए पांचवा का मैक्सिमम बच्चे सी है, मैक्सिमम का हम लोग देख लिए आंसर। छठा का आंसर भी ए महेंद्र जी का आ गया। देखिए बहुत अच्छी बात, इसमें हम लोग छठा क्वेश्चन लग रहा है, तो जल्दी से वायुमंडल के बाह्यतम परत, छठा क्वेश्चन है। वायुमंडल के बाह्यतम परत को एक्सोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, और बिल्कुल सही जवाब सबका आया। सातवां क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। सातवां क्वेश्चन, और सही आंसर कीजिए, सातवां क्वेश्चन को सही आंसर कीजिए, जल्दी से जरा ध्यान दीजिए। जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत से उत्पन्न होती है? वातावरण की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जलवायु है, मौसम दशा है, वर्षा होना, बिजली चमकना, किस परत में उत्पन्न होते हैं? तो सभी लोग इसका आंसर कर पाओगे। मौसम वाला जो भी घटना होगा किस परत में उत्पन्न होगा? सभी लोग जानते हो क्षोभ मंडल में होता है, और क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसलिए सातवां का सही आंसर ए। कई लोग काम देखे, सातवां का आंसर ए भी कई लोग लिखे हैं, बहुत अच्छी बात। आठवां नंबर क्वेश्चन हम चल रहे हैं, और आठवां क्वेश्चन का देखिए आंसर कितना अच्छा कर रहे हैं। आठवां जरा सुनेंगे बढ़िया से, बहुत हल्का क्वेश्चन है। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? जल्दी आठवां का आंसर हम लोग दें, अभी जस्ट आपको जो चले थे सातवां था, आठवां का सही आंसर सब लोग लिखिए। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? हमें उम्मीद है कि सब लोग एकदम सही करेंगे। आठवां नंबर लिख करके आप आंसर दीजिए।
वेरी गुड, देखिए आंसर आना शुरू हो गया सबका। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बहुत अच्छी जवाब, वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग देख लिए 8वां क्वेश्चन, बादल किस मंडल में है? तो हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। और बिल्कुल सही जवाब आपका है कि बादल क्षोभ मंडल में बनते हैं, और इसीलिए सही आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब आपका है। बादल, वर्षा, बिजली सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, और सही आंसर क्षोभ मंडल बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? ये आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं। 9वां क्वेश्चन का आंसर हम आपसे देखेंगे, विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? 9वां का आंसर क्रम वाइज देख के जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से क्रम वाइज आंसर बता दीजिए। जो लोग क्लासेस देख पा रहे हैं वो लोग एक बार लाइक का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि हम दोनों के बीच संदेशों का और बढ़िया संप्रेषण हो सके। चलिए बहुत अच्छी बात। और जल्दी से 9वां का देखिए सही आंसर ए अभी तक 72 सिंह जी लिखे हैं, अपना नाम लिखा कीजिए यूट्यूब पर, ताकि हम लोग भी नाम लें तो लगे कि हाँ ये है। चलिए बहुत अच्छा, 9वां का ए अभी लिखे हैं सही क्रम, और आपका गलत आंसर राजीव जी सी लिखे हैं, एक बी भी लिखे हैं। बहुत डिजाइन का आंसर आ रहा है जी, आप लोग का एक तरह का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग कम ध्यान दिए हैं। आंसर एकदम एक जैसा रहना चाहिए था सबका। चलिए बहुत अच्छी बात। विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? हम लोग देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल है, समताप वाला खत्म हो जाएगा, क्षोभ के बाद समताप है, क्षोभ के बाद समताप है, समताप के बाद मध्य मंडल है, तब आयन मंडल है। ये आयन के बाद मध्य किए हुए हैं, तो आप बताइए सोच करके, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तब आयन मंडल, तब वायुमंडल, इसलिए सही आंसर सी होगा, ये नहीं हो। अब इसका मतलब एकदम बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था। 10वां नंबर हमें उम्मीद है कि सब लोग सही करेंगे। 10वां नंबर जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 10वां का आंसर एकदम सही कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, ट्रोपोस्फीयर की मोटाई बढ़ जाती है। जल्दी से क्वेश्चन 10वां नंबर लिख के आंसर कीजिए, 10वां नंबर देके आंसर कीजिए। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, गर्मी के दिन में ए है, जाड़े के दिन में बी है, और फिर सी डी आप देखिए बसंत में, और कभी नहीं बदलता दिया हुआ है। देखते हैं 10वां का सही जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। 10वां का ये संजीव जी सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। संजीव जी, इसका मतलब जो करना है 10वां का ये दिए, और भी कई लड़के 10वां का ये दिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, अभी हमने सिखाया कि गर्मी के दिनों में फैलते हैं, और क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, और उम्मीद है कि देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन, आईएएस 2004 में ये क्वेश्चन आया है, और उम्मीद करते हैं सभी लोग से सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम होती है, और कारण दिया है भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्य तापन की क्रिया और तीव्र संवहनीय धारा चलती है। चॉइस ए दोनों सही है, और नीचे वाला ऊपर का सही व्याख्या है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ऊपर गलत सही है, नीचे गलत है, ऊपर गलत है, नीचे सही है। जल्दी से आप आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आप दे पाते हैं तो समझेंगे कि आप बढ़िया से सीखे हैं। ये 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं, मतलब आप ठीक ठाक समझे। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है। 11 नंबर देखिए आंसर सोचिए। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है। देखिए योगेश जी सबसे पहला जवाब दिए और बिल्कुल सही जवाब दिए, 11वां नंबर का ये, और सबसे पहला जवाब और बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग अभी देखे भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है, तो ऊपर सही है, इसलिए एक गलत वाला खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप सबसे ज्यादा होता है, और तीव्र संवहनीय धारा चलती है, नीचे भी सही है, इसलिए सी गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे को गलत कहा। और दोनों रिलेटेड बात है, क्योंकि सूर्य ताप बढ़ता है इसीलिए वहां मोटाई अधिक होता है, इसलिए आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सही आंसर ए 11 का बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर हम लोग देखें कितने लोग यहाँ पे सही कर रहे हैं। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? 12 नंबर देके आप जल्दी से आंसर कीजिए। क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, संताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। जल्दी से 12 नंबर देके आंसर कर दीजिए। 12 नंबर देके आंसर कर दीजिए, तब समझेंगे कि एकदम सीख गए आप। 12 नंबर का सही जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 12 का सी आंसर दिए हैं संजीव जी सबसे पहले, और बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत अभी हम लोग सीखे। समताप मंडल में हम लोग देखे 20 से 35 किलोमीटर के बीच में मुख्य रूप से इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, और इसीलिए ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है। सही आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब आपका प्राइस क्वेश्चन दे रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में, अब इसमें नहीं, अब चैट में अभी नहीं दीजिएगा, आप आराम से स्थिर से नीचे जो वीडियो लोड हो जाएगा उसके कमेंट में आप अपना आंसर दें। जिन 5 लड़कों का प्रारंभ से सही होगा अगले दिन उनके नाम लेते हुए वर्ग की शुरुआत करें। कल फिर यूट्यूब पर ही क्लास होगा, अभी 3 दिन होगा। उम्मीद है वायुमंडल लगभग समझ जाओगे, और कल का क्लास बहुत अच्छे लेयर का क्लास होगा। कल वायुमंडल में वायु दाब पेटी समझाएंगे, और वायु दाब पेटी अगर समझ में आ गया तो आपको भूगोल धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, भूगोल से लगाव हो जाएगा, और जिस ज्योग्राफी से डरते हो रटने उठने की जरूरत नहीं है, सबसे इंटरेस्टेड विषय हो जाएगा। तो कल पुनः हम लोग क्लास रखेंगे, 12:40 के लगभग में क्लास शुरू होगा, 2 बजे तक आराम से क्लास चलते रहेगा। तो इसलिए इत्मीनान से ही घंटी है, 12:40 से जितना देर तक समझ में आए हम लोग क्लास करते रहेंगे, और आप लोग कल एकदम एनर्जी के साथ रहेंगे। आप लोग को गुरु दक्षिणा में सिर्फ अभी अन्य साथियों को भी इसकी जानकारी दे देना है, और सभी लोग कल के क्लास में इस क्लास को पूरा एंजॉय कीजिए, खूब बढ़िया से समझिए, और कल देखना है किनका किनका हम नाम ले पाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और इस दोनों क्वेश्चन का आंसर अगले दिन आपको करना है। पहला क्वेश्चन है किस मंडल में ताप सबसे अधिक होता है? ताप सबसे अधिक होता है, ये पहला क्वेश्चन है।
आपको आंसर सोच समझ के देना है, अभी हड़बड़ा के कुछ नहीं देना है। आप सोच लीजिएगा, सोच करके फिर आप आंसर दीजिएगा। देख लेंगे कौन सा आंसर किनका किनका सही है। आंसर 5 स्टूडेंट अपना देंगे और इसके बाद जिनका जिनका नाम लेंगे अगले दिन एड्रेस वगैरह भेज देंगे, तो उन लोग का फिर प्राइस के लिए भी हम कुछ देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, सब आपको पढ़ा दिए। पढ़ाने के बाद दे रहे हैं तो उसमें उम्मीद है कि सही आपका हो जाए। किस मंडल में ताप सबसे अधिक होता है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें आप एकदम ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको दे रहा है क्षोभ मंडल से, क्षोभ मंडल से, क्षोभ मंडल से आयन मंडल जाने पर, आयन मंडल जाने पर ताप पर प्रभाव, ताप पर प्रभाव। अब इसमें आपको देना है चॉइस ए घटता है, बी बढ़ता है, सी पहले बढ़ता है फिर एक समान होता है और फिर घटता है। इसी में डी है पहले घटता है, फिर एक समान होता है, फिर बढ़ता है, अब ये क्वेश्चन हमने जान के दिया है, आपको कोई मदद उदद नहीं करेगा। गूगल बाबा से भी पूछोगे तो वो दूसरा चीज निकाल के रख देगा। समझदारी लेयर का क्वेश्चन गूगल नहीं बताता है, वो केवल रटन लेवल का बताता है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन वही लोग अच्छा से सही कर पाएंगे जो क्लास में पूरा सुने हो। ई में आता है बीपीएससी का चॉइस, इनमें कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है या एक से अधिक सही। और तब ये 2 क्वेश्चन सही करोगे तो हम समझेंगे आज का क्लास आपने बहुत अच्छा से समझे हो। तो चलिए 2 क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अगला क्लास कल हम लोग फिर मिलते हैं। आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो इतना बढ़िया से आपने क्लास को सुना। जो लोग लाइक बटन नहीं दबाए हैं वो लाइक बटन